हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्रेन टीचर बायोलॉजी में। हर दिन की तरह आज भी आप लोग के लिए एक कोट्स लेके आए हैं। सुनिएगा कोट्स क्या है। हर दर्द की एक पहचान होती है, हर दर्द की एक पहचान होती है। खुशी सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान होती है और बदलते हैं रुख वही हवाओं का, बदलते हैं रुख वही हवाओं का जिनके हौसलों में जान होती है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, बदल दीजिए रुख हवाओं का, अपने अंदर हौसला पैदा करके, जुनून पैदा करके। तो पढ़ाई की तरफ चले। आज का क्या पढ़ाई था। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आगे का चीज़ भी अच्छा लगेगा। आगे का कंटेंट जो पढ़ाने वाले हैं, हम लोग को पढ़ाई स्टार्ट होने वाला है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, कवरिंग पढ़ रहे थे, सेल के कवरिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके थे। सेल बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं ना कि चैप्टर के नाम वो भुला गया। नहीं, चैप्टर का नाम नहीं भुलाना है, चैप्टर का नाम याद रखना है। अच्छा, तुम लोग को एक बार बताए थे जब स्टार्टिंग किए थे द लिविंग वर्ल्ड का, जब स्टार्टिंग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिए थे तो पूरा चैप्टर का नाम लिखवाए थे। याद हुआ? चैप्टर का नाम याद हुआ? टोटल नहीं याद हुआ है तो झट से चैप्टर का नाम पहले याद कर दो। कौन सा चैप्टर चल रहा है वो तो कम से कम पता होना चाहिए ना। नहीं तो क्या होता है ना, 11th वाले जो बच्चे होते हैं, नीट वालों तो उन लोग का बात अलग है, लेकिन 11th वाले जो कुछ अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको चैप्टर का नाम तक याद नहीं रहता है, और मतलब कि क्लास चलते रहती है, पढ़ाई होते रहती है, उनसे पूछा जाता है कौन सा चैप्टर चल रहा है, कभी कभी वो भी नहीं पता होता है। तो इसीलिए करें, सबसे पहले चैप्टर का नाम याद होना ज़रूरी है। सारे चैप्टर का, कितना चैप्टर का नाम लिखवाए थे? 22 चैप्टर 11th में, 16 चैप्टर 12th में, 38 का 38 चैप्टर का नाम याद होना ज़रूरी। सर आपको याद है? याद है? बताएं, बताएंगे तो वीडियो लंबा होगा। पढ़ाई पे आते हैं, ठीक है। फिर वीडियो लंबा होगा तो तुम लोग को नींद आएगा। नींद आने नहीं देंगे, वैसे नींद आने नहीं देंगे, हाँ, लेकिन ये जब बताएंगे ना तो उसमें जरूर नींद आ जाएगा। चलो, हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8। यूनिट कौन सा? यूनिट 3। ये भी याद होना है, यह भी याद करना पड़ेगा। मतलब याद हो जाता है भाई, जब चैप्टर का नाम याद हो जाएगा तो ये सब तो छोटा मोटा चीज़ है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पीछे का। इसमें हम लोग पढ़े थे, सेल थ्योरी पढ़े थे, सेल के बारे में सबसे पहले पढ़े थे, सेल थ्योरी पढ़े थे, सेल का ओवरव्यू पढ़े थे। उसके बाद दो टाइप का सेल पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यही दो सेल पढ़े थे। इसमें से ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़े थे? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना था, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ना था। साइनोबैक्टीरिया को ही क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया को ही बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। और क्या पढ़ना था? माइकोप्लाज्मा पढ़ना था, माइकोप्लाज्मा पढ़ना था। और क्या पढ़ना था? पीपी येलो पढ़ना था। किसी को इसका फुल फॉर्म याद है? पीपी येलो का ये भूल गए? पढ़े थे सर, भूल गए। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब याद आ गया? जी सर, याद आ गया। आप बताइएगा तो सब कुछ याद आ जाएगा, बताइए तो सही। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल, यही हम लोग पढ़ रहे थे ना। इसमें हम लोग को ये यूकैरियोटिक सेल जो है, इसको हम लोग दो तरह से पढ़ने वाले थे। अच्छा, इसमें पहले आएगा कौन कौन, ये बात कर ले। इसमें आएगा कौन कौन? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। देख लें उधर कितना तक दिख रहा है? चलो उतना ही तक दिख रहा है, इतना तक लिखना पड़ेगा। प्लांटेई, एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया, यही चार चीज आ रहा था यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में यही चार चीज आ रहा था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। इन चारों में यूकैरियोटिक सेल होता है। इसको हम लोग पढ़ने कैसे वाले थे? दो कैटेगरी में करके पढ़ने वाले थे यूकैरियोटिक सेल को। यूकैरियोटिक सेल को दो कैटेगरी में, एक तो सेल कवरिंग पढ़ने वाले थे, सेल कवरिंग। सेल कवरिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो पढ़ चुके हैं, पिछला 2 लेक्चर में यही खत्म किए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा है सेल वॉल, जो आज खत्म हो जाएगा, सेल वॉल। उसके बाद क्या था? सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर जो है चीज़ें। सेल ऑर्गेनल्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? जो सेल के अंदर चीज़ें उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स में दो तरह का सिस्टम एनसीईआरटी बना दिया है, एक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और एक नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, वैसे एनसीईआरटी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं किया, बस जगह कम था इसीलिए लिख रहे हैं। वैसे ही पहले बता चुके हैं भाई साहब,
नहीं देखे हो तो पीछे वाला वीडियो देखो, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 वो आता है, कौन कौन? एक आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज बोल लो, और कौन आता है? वैक्यूल, और एक आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम। ये चारों आता है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। बाकी इन चारों के अलावा छोड़ के जितना भी है वो सब नॉन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म कर चुके थे। यूकैरियोटिक सेल में अभी तक जो पढ़े हैं सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े हैं। और क्या पढ़ना अब रह गया है? सेल वॉल। सेल वॉल आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे आएंगे। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उसमें से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए, ठीक है। बाकी का जो बचेगा गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल, लाइसोसोम, वो एक क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा नॉन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाला, जिसके अंदर लगभग 12-13 ऑर्गेनल है। 12-13 नहीं, याद नहीं है, लेकिन फिर भी 8-10 के लगभग होगा ही, ठीक है। तो आज स्टार्ट करें अपना आज का पढ़ाई। वैसे पूरा टोटल प्रीव्यू दिए नहीं है, टोटल प्रीव्यू देने लगे तो फिर आधा घंटा का वीडियो यही बनेगा, ठीक है। इसीलिए टोटल प्रीव्यू नहीं दिए हैं। प्रीव्यू क्या देना है यार, पीछे का लेक्चर देख लो, ठीक है। आज हम लोग को स्टार्ट करना है सेल वॉल से। सेल वॉल आज का टॉपिक है। एक चीज समझ में आ रहा होगा, दीवार। सेल तो समझ में आता ही है, सेल जो पढ़ रहे हैं हम लोग, छोटा छोटा सा सेल है, उसके चारों तरफ दीवार, उसी को पढ़ना है सेल वॉल, ठीक है। सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो दीवार ही था, लेकिन वो ऐसा दीवार नहीं था कि वो मतलब कि हार्ड था, रिजिड था। वो हार्ड नहीं था, रिजिड नहीं था, वो सॉफ्ट था, ठीक है। बट ये सेल वॉल जो है ये हार्ड होता है, जैसे घर का दीवार होता है ना, घर का दीवार उसके तरह होता है ये, ठीक है। सेल वॉल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जानकारी लिए थे पहले। बैक्टीरिया के अंदर पढ़े थे ना सेल वॉल, जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे थे तो उसमें बैक्टीरिया का सेल वॉल पढ़े थे। बैक्टीरिया का सेल वॉल, इसका सेल वॉल किसका बना होता है? बैक्टीरिया का सेल वॉल, इसका सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। याद है कि भूल गए? सब खा पका गए क्या? नहीं ना, याद रखना है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का। एक और चीज बताए थे प्रोकैरियोटिक सेल में कि माइकोप्लाज्मा जो होता है उसके अंदर सेल वॉल होता ही नहीं है, माइकोप्लाज्मा का सेल वॉल नहीं होता है। तो ये सब याद रखना है, पीछे वाला चीजें हैं, ठीक है। बाकी हम लोग आज जो पढ़ना है, आज हम लोग को पढ़ना है कि सेल वॉल जो होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक को छोड़ दें तो हम लोग यूकैरियोटिक का पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक का। तो यूकैरियोटिक में सेल वॉल दो ही चीज में होता है, एक फंगस और एक प्लांट। फंगस और प्लांट यही दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो, ठीक है। कौन कौन? फाउंड इन प्लांट्स एंड फंगस, फंगल सेल, फंगल सेल्स, प्लांट्स एंड फंगल सेल्स, ठीक है। मेड अप ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन इनका अलग अलग होता है। मतलब कि प्लांट का जो सेल वॉल है उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ और होगा, फंगस का जो सेल वॉल है उसका केमिकल कंपोजिशन अलग होगा। इवन कि प्लांट के अंदर भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, जैसे एल्गी का जो सेल वॉल होता है उसका केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हाँ प्रोकैरियोटिक में पढ़े थे, तो वहाँ भी पढ़े थे कि केमिकल कंपोजिशन जो बैक्टीरिया का भी होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया दो तरह का पढ़ाए थे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो वहाँ ही बताए थे कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल पूरा पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसका सेल वॉल दो तरह के केमिकल से बना होता है। कौन कौन? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका किसका बना होता है? सेल वॉल किसका किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन, और कौन होता है? लाइपो पॉलीसेकेराइड, बताए हैं जी, याद है? पेप्टिडोग्लाइकन और लाइपोपॉलीसेकेराइड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में होता है।
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पूरा सेल वॉल उसका पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होता है इसका पेप्टिडोग्लाइकन प्लस लाइपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। इसीलिए तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है ये पैथोजेनिक होता है, मतलब हानिकारक होता है। जितना भी डिजीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है वो ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसा होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि इसके पास लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है। जो लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसके ऊपर दवाओं का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वैसे वो तो पीछे वाली बातें हैं, पीछे वो सब पढ़ाए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, पीछे भी जरूर जाके देखिए पीछे वाला लेक्चर। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग आज वाला जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें क्या बताएं कि प्लांट और फंगस का हम लोग सेल वॉल पढ़ने वाले हैं। उसमें से भी प्लांट ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है और फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है, सिर्फ इसके बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, और ज़्यादा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। सबसे पहले ये सेल वॉल होता क्या है? सेल वॉल के लिए एनसीईआरटी क्या लिखता है? एनसीईआरटी लिखता है सेल वॉल के लिए नॉन लिविंग, ये सेल वॉल होता है कैसा है? नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है ये, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल्स। सेल में पाए जाने वाला ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड कहने का मतलब क्या? हार्ड। रिजिड कहने का मतलब हार्ड। ठीक है, और ये कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। समझ में आया? और ये जो होता है ना सेल वॉल जो होता है ये परमिएबल होता है, परमिएबल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं, कंप्लीटली परमिएबल होता है। ये परमिएबल फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपोनेंट, ऑल टाइप ऑफ कंपोनेंट। मतलब सारे प्रकार के कंपोनेंट्स के लिए परमिएबल होता है। किसी को ऐसा नहीं कि ये चुन चुन के जाने देगा, चुन चुन के तब ना जाने देता है जब ये लिविंग होता है कुछ, मतलब इसमें कोई लिविंग वाला कोई प्रॉपर्टी होता है, बट इसमें तो कोई लिविंग वाला प्रॉपर्टी होता ही नहीं है, ये नॉन लिविंग होता है, इसीलिए इसमें से सारे टाइप का कंपोनेंट जो है वो परमिएबल होता है इसके लिए। बट हाँ, ये इतना भी परमिएबल नहीं होता है कि इससे हर कोई इससे मतलब कि चला जाए, हर कोई इससे मतलब कि पार हो जाए, इतना भी परमिएबल नहीं होता है। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके लिए ये बैरियर का काम भी करता है। ऐसा नहीं कि हर कोई मतलब कि जा रहा है, किसी को रोकेगा ही नहीं, रोकता भी है, किसको रोकेगा? बट बैरियर फॉर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए बैरियर का भी काम करेगा ये। ठीक है, बैरियर फॉर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में इतना ही जानना था। अब जानना है कि सेल वॉल के पास कितने लेयर्स होते हैं, सेल वॉल के पास कितने लेयर होते हैं। और हम लोग जो लेयर पढ़ेंगे सेल वॉल का लेयर, वो किसके लिए पढ़ेंगे? मेनली हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल का। ठीक है, तो प्लांट सेल का सबसे पहले देख लेते हैं। प्लांट का दो ग्रुप बनाया गया है। एल्गी का जो प्लांट होता है, एल्गी जो प्लांट होता है, एल्गी भी प्लांट है, प्लांट का ही ग्रुप है ना। सबसे लोअर प्लांट कौन होता है? एल्गी ही होता है। ठीक है, तो एल्गी का सेल वॉल कुछ और का बना होता है, और बाकी का जो अदर 4 ग्रुप है प्लांट का, वो चारों ग्रुप का सेल वॉल किसी और केमिकल कंपोजिशन का बना होता है। तो केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं पहले। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको जल्दी से। हो गया? अच्छा, इसका काम क्या है सर? फंक्शन बताया नहीं, ये तो बता दिया परमिएबल होता है लेकिन बैरियर बनाता है। और क्या काम होता है? और कुछ काम नहीं होता इसका? हाँ, और काम होता है ना, पहले भी इसके बारे में बताए थे कि और काम क्या होता है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, वो भी लिख दें कि समझ में आ जाएगा? नहीं सर, कैसे छोड़ दीजिएगा, वो भी लिखिए, हम नहीं समझेंगे, लिखिए फिर। लो लिखो, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। और क्या, शेप भी देगा, सेल का शेप भी देगा, वो भी लिख लो। इट गिव्स शेप टू द सेल। अलग अलग लाइन में सब लिखो, वैसे एक ही लाइन में सब लिख देते हैं बट अलग अलग लाइन लिखो। इट ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन, सब एनसीईआरटी लिखवा रहे हैं, प्रोटेक्शन एनसीईआरटी में सब दिया गया। इट ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल डैमेज में क्या क्या आ जाएगा? श्रिंकिंग एंड बस्टिंग ऑफ द सेल एंड
It also gives protection from mechanical damage and infection to the cell. इन्फेक्शन टू द सेल, यही था ना लाइन, कुछ मॉडिफिकेशन किए कहीं से, थोड़ा सा लग रहा, नहीं ठीक इतना ही था। क्या इट ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन टू द सेल। देखो इनका इसका 3 फंक्शन है, सेल वॉल का तीन फंक्शन कौन कौन सा है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, सबसे पहले सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा काम क्या है इसका कि सेल का शेप यही देता है, मतलब जिस भी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा वो किसके बेसिस पे प्रेजेंट हो, उसका शेप किसके बेसिस पे होगा, सेल वॉल के बेसिस पे होगा, उस सेल का शेप सेल वॉल के बेसिस पे होगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है मैकेनिकल डैमेज से ये प्रोटेक्शन देता है। मैकेनिकल डैमेज क्या हो सकता है, या तो सेल श्रिंक कर जाए, सिकुड़ जाए, या तो सेल फट जाए। वो फटेगा सिकुड़ेगा कैसे, वो समझो पहले, वो समझो कि ये श्रिंक और बस्ट कैसे करेगा। जो सेल जो होता है, ये सेल है, मान लो ठीक है ये सेल है, सेल का ये सेल वॉल है, सेल का ये सेल वॉल है। मान लो कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल का अंदर साइटोप्लाज्म, ये इसका न्यूक्लियस है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, और सेल के बाहर भी तो फ्लूइड होता है, सेल के बाहर भी फ्लूइड होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं, हमेशा ये नहीं जरूरी है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है और सेल के बाहर जो फ्लूइड है दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो, कंसंट्रेशन डिफर होता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन होता है चीज़ों का। तो कभी कभी ऐसा कंसंट्रेशन, मान लो कि ऐसा कंसंट्रेशन आ जाए कि सेल के अंदर वाटर जो है ना, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन एकदम कम हो जाए और सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा कि सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन चूंकि कम है और वाटर क्या करेगा, ऑस्मोसिस करेगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो ये वाटर सब कहाँ जाने लगेगा, अंदर जाने लगेगा। अब चूंकि पानी अंदर बहुत कम है तो अंदर बहुत ज़्यादा पानी जा पाएगा, पानी बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो उसके वजह से क्या होगा, सेल जो है ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो तो डेलिकेट होता है, सॉफ्ट होता है, वो क्या होगा, वो फैलने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि फटने का चांस आ जाएगा इसका, लेकिन ये सेल वॉल क्या करेगा, सेल वॉल इसको रोक के रखेगा, क्योंकि सेल वॉल हार्ड है, रिजिड है, इसीलिए सेल वॉल इसको रोक के रखेगा, इसको सेल वॉल फटने नहीं देगा। या फिर यूं समझ लो कि बाहर जो है वाटर का कंसंट्रेशन कम है, ये किसका हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेक होने की वजह से ये क्या हो सकता है, बस्ट हो सकता है, जिसको बचा रहा है कौन, सेल वॉल, जिसको कौन बचा रहा है, सेल वॉल बचा रहा है, बस्ट होने से सेल वॉल बचा रहा है। एक दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पानी का एग्जाम्पल लेते हैं कि साइटोप्लाज्म में पानी का जो मात्रा है वो ज़्यादा है और बाहर का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें वाटर का मात्रा कम है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि वाटर जो है यहाँ से बाहर जाने लगेगा, वाटर यहाँ से बाहर जाने लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चांस है कि सेल जो है पानी बाहर जाने के कारण सेल सिकुड़ जाए, पिचक जाए, सेल पिचक जाए। जब सेल पिचक जाएगा तो उसमें कोई वर्क ही नहीं हो पाएगा, तो उसको भी प्रिवेंट करता है। ये क्या होता है, सेल वॉल जो होता है ना, सेल वॉल इसको पकड़े हुए रहता है, वैसे तो ज़्यादा दूर दूर में बना है बट इतना दूर दूर में होता नहीं है। सेल वॉल जो होता है सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पकड़े हुए रहता है। ठीक है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पकड़े हुए रहता है ताकि ये सिकुड़ ना जाए, क्योंकि यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, पहले पानी था, पानी की वजह से सेल फुला हुआ था, थोड़ा पानी वहाँ से बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, सेल पिचकना शुरू कर देगा। तो ये सेल वॉल क्या करता है, उस सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पकड़ के रखता है ताकि वो पिचक ना जाए। ठीक है, तो ये होता है मैकेनिकल डैमेज। और दूसरा काम क्या करता है ये कि ये इन्फेक्शन से बचाता है। सेल को भी तो इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, तो किसी भी इन्फेक्टिव एजेंट को अंदर इंटर करने नहीं देता है कौन, सेल वॉल। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो इसका फंक्शन है ये एनसीईआरटी में गिवन है, पढ़ लेना, एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग करना मस्ट है। जब भी पढ़ो हमारे यहाँ से ये लेक्चर देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि सारा कंटेंट हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी का जो होता है ना एक क्या सीरियल वाइज वही हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ोगे पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं सेल वॉल का कंपोजिशन, सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन, किसमें कौन सा केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। मिटाएं इसको, मिटाए रहे, रुक जा भैया भिगा के लाते हैं इसको, ऐसे नहीं मिटेगा।
देखा, जादू हो गया ये तो, भिगाने के बाद जादू हो गया रे बाबा, तुरंत मिट गया। मिटने का तो तुरंत मिट गया, बट ये भीग गया है, इसको सुखाना भी पड़ेगा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सबसे पहले एल्गी का देख लो, एल्गी का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, एल्गी का सेल वॉल किसका बना होता है, ठीक है। एल्गी का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। इसमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सेलुलोज तो दोनों, प्लांट देखो, प्लांट का पहले एक बार डिवीजन दिखा देते हैं। प्लांट जो किंगडम है, प्लांट किंगडम, वैसे ये सब अभी हम लोग पढ़े नहीं है, बट फिर भी एक बार बता देते हैं तो दिमाग में रहेगा ना कि प्लांट किंगडम को कितने क्लास में, कितने डिवीजन में बांटा गया है। प्लांट किंगडम को टोटल 5 डिवीजन में बांटा गया, टोटल 5 डिवीजन में बांटा गया। पहला जो डिवीजन है वो एल्गी कहलाता है, जिसको हम लोग थैलोइड भी बोलते हैं, थैलोफाइटा भी बोलते हैं, थैलोफाइटा। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं यार, बस इतना तो समझ में आ जाएगा ना कि प्लांट किंगडम को इतना भाग में डिवाइड कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका बेसिस होता है, डिवीजन का बेसिस होता है, ठीक है। ये एल्गी जो होता है ये सबसे प्रिमिटिव प्लांट होता है, सबसे प्रिमिटिव का प्लांट, और ये सबसे मतलब कि लोअर क्लास का प्लांट होता है। फिर दूसरा आता है ब्रायोफाइटा नहीं लिख रहे हैं, बाकी सब लिख रहे हैं। फिर तीसरा आता है टेरिडो, और फिर आता है जिम्नो, फिर आता है एंजियोस्पर्मा, जिम्नोस्पर्मा और एंजियोस्पर्मा, ठीक है। ये प्लांट का 5 क्लास होता है, 5 क्लास बोल रहे हैं, 5 डिवीजन होता है। जैसे हम लोग एनिमल किंगडम में फाइलम पढ़ते हैं, उसी तरह से प्लांट किंगडम में क्या होता है, डिवीजन होता है। तो ये प्लांट का 5 डिवीजन है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसमें से जो एल्गी का जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एल्गी का जो सेल वॉल होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन इन चारों कैटेगरी से, इन चारों डिवीजन से डिफरेंट होता है। प्लांट किंगडम में एल्गी का जो सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन है वो अदर प्लांट से डिफरेंट होता है। देखो क्या क्या डिफरेंट होता है। सेलुलोज डिफरेंट नहीं होता, सेलुलोज सारे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें और क्या होता है, इसमें होता है ग्लैक्टन्स। सर ग्लैक्टन्स क्या है, एक तरह का केमिकल। ग्लैक्टन्स, मैनन्स सही लिखे हैं, मीनिंग मैनन्स बिल्कुल सही, राइट। और क्या है, सेलुलोज, ग्लैक्टन्स, मैनन्स, और कुछ क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, एंड मिनरल्स। ये मिनरल्स कौन होते हैं, मिनरल्स का एक एग्जांपल दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सेल वॉल से अगर कहीं से क्वेश्चन बनना होता है तो यहाँ से ज़्यादा बनना रहता है कि एल्गी का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, एल्गी के सेल वॉल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, उसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। बाकी ये सब तो नॉर्मल है, ये सब तो सब याद कर लेता है, लेकिन ये जो होता है ना, एनसीईआरटी में दिया, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट कोई उस पर ध्यान नहीं देना चाहता है, कोई ध्यान जल्दी नहीं देता है, ठीक है। अब देख लो अदर प्लांट्स का, एल्गी हो गया, अदर प्लांट्स में सेल्यूलोज तो होगा ही, सेल्यूलोज होगा, हेमीसेल्यूलोज होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, और क्या होता है, पेक्टिन होता है, पेक्टिन प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, और कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। ये होता है इसका प्लांट सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन। क्या पढ़े हम लोग, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन कौन कौन होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है प्लांट सेल वॉल में, सेल्यूलोज होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है, पेक्टिन होता है और प्रोटीन होता है।
ये सब जो जितना भी बता रहे हैं केमिकल कंपोजिशन पढ़ रहे हैं ना, तो क्या होगा, सारा का सारा केमिकल्स होगा, ठीक है। ये सारा बायोमोलिकुल्स में हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद वही चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग बायोमोलिकुल्स, ठीक है। तो सारा का नाम वहाँ पे आ जाएगा, सबके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। इसके बाद आ जाओ फंजाई। फंजाई में प्रेजेंट होता है, फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ये याद रखना है। अच्छा, ये काइटिन एक जगह और पाया जाता है, जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना, एनिमल किंगडम, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड। एनिमल किंगडम का एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, जिसमें आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। वो भी लिख दें साइड में क्या, काइटिन के बारे में। काइटिन किसमें प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा है क्या? आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट सब के बारे में पढ़ते हैं। इंसेक्ट्स जानते हो ना, तितली हो गया, तितली वगैरह, तिलचट्टा, और ये कॉकरोच, ये सब किस में पढ़ते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर का उसका जो स्केलेटन बना होता है, वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। वो पढ़ेंगे जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बाकी अभी इतना जो लिखे हैं इसको फोकस मतलब माइंड में रखना है, ताकि जब वहाँ पर पढ़ाया जाए तो वहाँ पे हाँ अंदर से आना चाहिए कि नहीं भाई ये पढ़े हैं, ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। और जो चीज़ तुम जानते हो ना, उसको जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इसीलिए हम कुछ चीज़ें पहले बता के चलते हैं। ये भी अभी नहीं पढ़ा है, बट फिर भी इसके बारे में पहले बता दें। कुछ चीज़ें इसीलिए पहले बता के चलते हैं ताकि वो माइंड में रहे, और माइंड तुम्हारा कहे कि नहीं ये चीज़ तुम जानते हो। जो चीज़ तुम जानते हो उसको जानने में और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है, ठीक है। अब आ जाओ कि ये सेल वॉल के बारे में हो गया, केमिकल कंपोजिशन हो गया। सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन, तीन तरह का जो एल्गी के सेल वॉल में अलग तरह का केमिकल कंपोजिशन है। सेलुलोज, ग्लैक्टन्स, मैनन्स और कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और अदर प्लांट्स में एल्गी में केमिकल कंपोजिशन सेल वॉल का अलग होता है, अदर प्लांट्स में सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होता है। अदर में कौन कौन आ जाएगा? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अदर में कौन कौन आ जाएगा? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इन सब का जो सेल वॉल होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? सेलुलोज प्रेजेंट होगा, हेमिसेलुलोज प्रेजेंट होगा, पेक्टिन प्रेजेंट होगा और प्रोटीन प्रेजेंट होगा। फंगस का जो सेल वॉल होता है, फंजाई का जो सेल वॉल होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? काइटिन प्रेजेंट होता है। काइटिन और कहाँ प्रेजेंट होता है? आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में। इतना क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब आ जाओ लेयर्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का मेनली हम लोग को 3 लेयर पढ़ना है, सेल वॉल का 3 लेयर पढ़ना है। वैसे तीनों को अलग अलग कैसे डिफाइन करें हमको, मतलब कि उतना अभी लग रही है यार कि उसको अलग अलग कैसे डिफाइन करें, बट हाँ 3 लेयर है। तीनों लेयर का नाम बताते हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लैमेला, ये तीनों लेयर होते हैं, ठीक है। नाम लिख दें, लेयर्स ऑफ सेल वॉल। पहला लेयर है प्राइमरी वॉल। सेल वॉल जो होता है, जैसे इसको स्ट्रक्चर से समझो, ये मान लो कि एक सेल बनाए हैं, ये सेल का बाहर वाला जो हिस्सा बनाया है वो सेल वॉल ही बनाया है, ठीक है। इसके अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दे रहे हैं, ये सेल वॉल बनाया है। मान लो कि ये सेल क्या है? इमेच्योर है। ये प्राइमरी वॉल जो होता है, ये जब सेल इमेच्योर होता है, प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे। लेयर्स ऑफ सेल जो पढ़ रहे हैं, ये किस में पढ़ रहे हैं? प्लांट सेल्स में पढ़ रहे हैं, प्लांट सेल्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान देना, फंगस के लिए ये नहीं पढ़ रहे हैं, प्लांट सेल्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी वॉल जो होता है, प्राइमरी वॉल, ये इसमें कैपेबिलिटी होता है ग्रोथ करने का, कैपेबल फॉर ग्रोथ, इसमें ग्रोथ का कैपेबिलिटी होता है। और ये कब पाया जाता है? प्राइमरी वॉल जो होता है इसमें ग्रोथ का कैपेबिलिटी होता है। और जब सेल इमेच्योर होता है ना, सेल जब इमेच्योर होता है तब उसमें प्राइमरी वॉल पाया जाता है। वैसा नहीं कि प्राइमरी वॉल खत्म हो जाता है, प्राइमरी वॉल फिर भी रहता है, लेकिन ये इसमें कैपेबिलिटी, ग्रोथ का कैपेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे सेल ग्रो करता है, एज सेल मैच्योर, जैसे जैसे सेल ग्रो करता है कैपेबिलिटी खत्म होते जाता है। प्राइमरी वॉल क्या होते जाता है? प्राइमरी वॉल डिमिनिश्ड, प्राइमरी वॉल जो है वो डिमिनिश्ड होते जाता है। इसका मीनिंग शायद गलत लिखे हैं, प्राइमरी वॉल डिमिनिश्ड होता जाता है, मतलब प्राइमरी वॉल जो होता है वो पतला होते जाता है, धीरे धीरे एकदम खत्म होते जाता है। और इसके जगह पे क्या बनते जाता है? एंड फॉर्म्ड, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, सेकेंडरी
वॉल। सर स्ट्रक्चर से नहीं समझा है, नीचे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है बाबा, थोड़ा सा नीचे करें कैमरा। अब दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है, कैपेबल फॉर ग्रोथ। ये जो प्राइमरी बॉल होता है ये ग्रोथ के लिए कैपेबल होता है, मतलब इसमें ग्रोथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेल अभी जब मैच्योर होता है ना तब प्राइमरी बॉल ज़्यादा होता है। सेल बॉल का प्राइमरी बॉल जो होता है, प्राइमरी हिस्सा जो होता है वो ज़्यादा होता है जब सेल इमेच्योर होता है। जब सेल इमेच्योर है तो उसमें अभी सेल बॉल, उसमें मतलब कि ग्रोथ होना भी बाकी है, तो क्या होता है प्राइमरी बॉल में ग्रोथ का कैपेबिलिटी होता है, वो प्राइमरी बॉल जो होता है वो थोड़ा ग्रोथ कर सकता है। सर आप तो बोले नॉन लिविंग है, ये सेल वॉल नॉन लिविंग है, फिर ग्रोथ कैसे करेगा? उसमें सिर्फ बोल रहे हैं कैपेबिलिटी है ग्रोथ करने का, वो ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होगा। उसमें सिर्फ क्या होगा ना, जैसे रबर होता है ना, रबर, उस प्रकार से उस समय पे जो होता है सेल वॉल वो रिजिड नहीं होता है। रिजिड कब होता है? जब उसमें सेकेंडरी बॉल बनता है। रिजिड और नॉन लिविंग कब होता है? जब उसमें सेकेंडरी बॉल बनता है। प्राइमरी बॉल जब रहता है, मैच्योर सेल जब रहता है तो वहाँ पे रिजिड नहीं होता है, वहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट होता है और वो थोड़ा फैलने का उसमें क्षमता होता है, ग्रो करने का क्षमता होता है, ठीक है। जब सेकेंडरी बॉल बन जाता है तो ये प्राइमरी बॉल जो होता है, सॉरी सेल बॉल जो होता है वो रिजिड हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से समझो इस स्ट्रक्चर से कि ये सेल बॉल बनाया हम, बाहर का ये क्या है, सेल बॉल है। तो सर सेल बॉल में कितना लेयर बताया आप? 3 लेयर बताएं। 3 लेयर कहाँ है? दिखाइए। ये जो होता है, ये बाहर वाला जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल का जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है वो एक और लेयर होता है। ये सेल वॉल के बाहर भी एक और लेयर होता है जो दो सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बारे में थोड़ा देर बाद पढ़ते हैं, रुको अभी। पहले ये सेल वॉल है, सेल वॉल का जो सबसे बाहर वाला लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर ये मिडिल लैमेला होता है। नाम बता ही देते हैं, मिडिल लैमेला होता है, ठीक है, लैमेला। उसके अंदर जो होता है ये होता है प्राइमरी बॉल। ये क्या होता है? प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। और इसके अंदर जो बनता है, इसके अंदर जो एक लेयर और बनेगा, वैसे हमको दूसरा मार्कर लाना चाहिए था लेकिन लाए नहीं, कोई बात नहीं, इसी पे काम चला लेते हैं। इसके अंदर जो लेयर बनेगा ना, इसके अंदर जो लेयर बनेगा, ये अंदर वाला लेयर क्या बनेगा? ये अंदर वाला लेयर बनेगा सेकेंडरी वॉल। ये अंदर वाला लेयर कौन बनेगा? सेकेंडरी वॉल। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि सेकेंडरी बॉल जो है वो किधर के तरफ बनेगा? सेकेंडरी बॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ बनेगा। प्राइमरी बॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहेगा और सेकेंडरी बॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ बनेगा। देखो ये सेकेंडरी बॉल अंदर की तरफ बना है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ, ठीक है। तो ये बाहर वाला सबसे बाहर कौन? मिडिल लैमेला होगा। बीच में कौन हो जाएगा? सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल हो जाएगा। और अंदर में कौन हो जाएगा? सेकेंडरी वॉल हो जाएगा। प्राइमरी सेल वॉल या प्राइमरी वॉल कह सकते हैं। अब मिडिल लैमेला का क्या काम है? सेकेंडरी, प्राइमरी बॉल और सेकेंडरी बॉल का काम समझ में आया। प्राइमरी बॉल जो होता है ये इमेच्योर अवस्था में होता है, जिसमें कैपेबिलिटी, ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी होती है, मतलब वो बढ़ सकता है और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैच्योर होते होते किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी बॉल में बन जाता है, सेकेंडरी बॉल बना लेता है, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी बॉल क्या प्रोवाइड करता है? हार्डनेस, रिजिडनेस। ये सेकेंडरी बॉल क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडनेस प्रोवाइड करता है, मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करता है। सिंपली इसको हार्डनेस लिख सकते हैं, हार्डनेस। अब सर बात कीजिए इसका मिडिल लैमेला का। प्राइमरी बॉल सेकेंडरी बॉल समझ में आ गया है, मिडिल लैमेला का बात कीजिए। इधर मिटाएं इसको मिटाएं। नोट कर लिए होंगे इसको, नहीं नोट किए वीडियो को पॉज कीजिए थोड़ा सा और नोट कीजिए। इधर मिटा रहे हैं इसको। देखो क्या है, ये मिडिल लैमेला जो होता है, मिडिल लैमेला, इसके बारे में क्या दिया है कि ये जनरली बना हुआ होता है किसका? मेडअप ऑफ, किसका बना होता है जनरली? मेडअप ऑफ किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का। किसका बना होता है ये? कैल्शियम पेक्टेट का, कैल्शियम पेक्टेट इसका बना होता है। ये मिडिल लैमेला किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखना है, ठीक है। कैल्शियम पेक्टेट का मिडिल लैमेला बना होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? दो सेल को, दो आसपास के सेल्स को, दो पड़ोसी सेल्स को क्या करता है? ये चिपकाने का काम करता है, ठीक है। ग्लूज टू नेबरिंग जगह नहीं बचेगा, नोट कीजिए उसको मिटा के हम लिख पाते हैं, उधर फिर दिखेगा नहीं, ज़्यादा छोटा हो जाएगा। नोट कीजिए जल्दी से, हो गया है?
क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मिडिल लैमेला पे थे, मिडिल लैमेला। ये बना किसका है? मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट। अब इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि एल्गी के सेल वॉल में कैल्शियम पेक्टेट होता है कि एल्गी के सेल वॉल में कैल्शियम पेक्टेट होता है कि मिडिल लैमेला बना होता है कैल्शियम पेक्टेट से। वैसे मिडिल लैमेला तो सेल वॉल में प्रेजेंट होगा ही, ठीक है, चाहे वो एल्गी का सेल वॉल हो, चाहे वो प्लांट का सेल वॉल हो। चलो छोड़ो, उतना हम लोग नहीं जा रहे। कैल्शियम पेक्टेट किसका बना होता है? मिडिल लैमेला का बना होता है। सॉरी, मिडिल लैमेला किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। कहाँ से कहाँ चल जाते हैं, दिमाग का तार भिड़ने लगता है एकदम। कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला का काम क्या होता है? इट ग्लूज नेबरिंग सेल्स, इट ग्लूज नेबरिंग सेल्स। जैसे देखिए, ये एक सेल है, ये 2 सेल है, ये 3 सेल है, तो आपस में ये तीनों सेल को जोड़ के रखेगा। जो मिडिल लैमेला है वो आपस में तीनों सेल को जोड़ के रखेगा। ये देखिए मिडिल लैमेला है, ये भी मिडिल लैमेला है। वैसे ये होगा चारों तरफ हम बना नहीं रहे, ये चारों तरफ होगा मिडिल लैमेला सेल वॉल का। ये मिडिल लैमेला क्या करता है? आसपास के जो सेल्स होते हैं उसको एक दूसरे से जोड़ के रखता है। और इस मिडिल लैमेला के बीच में क्या होता है? एक होल होता है, एक या एक से ज़्यादा होल हो सकते हैं, जिस होल को क्या बोलते हैं? इस होल को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। वैसे इसको नीचे लिखना चाहिए। इस होल को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है? होल्स है किसके बीच में? प्लाज्मोडेस्माटा एक होल है किसके बीच में? मिडिल लैमेला में एक होल है जिसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। ये काम क्या करता है? ये दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम क्या करता है? कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। कुछ लिख दिया सर, सही से लिखिए साफ नेबरिंग। हाँ, अब साफ हो गया, नेबरिंग सेल्स। प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है दो नेबरिंग सेल के दो आसपास के सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना और चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसफर करवाना। ठीक है, समझ में आ गया है? नहीं तो अगर ये नहीं होता तो दो सेल वॉल की वजह से दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से ही दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। दो सेल एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं किसकी वजह से? प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से। ठीक है, और सेल एक दूसरे आपस में जुड़ा किसकी वजह से रहता है? मिडिल लैमेला की वजह से दो सेल आपस में जुड़ा हुआ रहता है। समझ में आ गया इतना? बस इतना ही था सेल वॉल में इतना ही था और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना था। एनसीईआरटी के हिसाब से सेल वॉल के अंदर इतना ही चीज़ पढ़ना था और इससे ज़्यादा कुछ सेल वॉल के लिए नहीं पढ़ना। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, इसके बाद क्या पढ़ना हम लोग को? नोट कीजिएगा इसको जल्दी से थोड़ा। इसके बाद पढ़ना है हम लोग को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कवरिंग खत्म हुआ ना, कवरिंग में दो ही चीज़ पढ़ना था हम लोग को, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद आ जाओ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे। इसके बाद क्या? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, वैसे हम लोग स्टार्ट क्या किए हैं? सेल ऑर्गेनल्स के अंदर कौन? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनका जो फंक्शन होता है ना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है। देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड कहने का मतलब इसका जो फंक्शन होता है वो पूरक होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एक दूसरे के रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा ऑर्गन आता है? इसके अंदर
इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनेल आता है। पहला ऑर्गेनेल आता है इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तक तो रट जाना चाहिए, 2 बार 3 बार पढ़ा दिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, या इसी को गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज। तीसरा कौन आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स, ठीक है। इसमें से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। लाइन लगा लेते हैं ताकि 2 साइड में हो जाए। इधर दिख रहा है ना, इस साइड में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से ही पता चलेगा, नाम में ही इसका सारा चीज छुपा हुआ है। इंडोप्लाज्मिक का कहने का मतलब, इंडो का मतलब अंदर, प्लाज्मिक का मतलब फ्लूइड, और फ्लूइड क्या है, सेल के अंदर फ्लूइड क्या है, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर फ्लूइड क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर, जाल जैसा स्ट्रक्चर। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। तो क्या कह रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर, इंडोप्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। देखा, नाम में ही उसका डिफिनेशन मिल गया। ये क्या लिखेंगे, इट इज अ रेटिकुलेट स्ट्रक्चर, इट इज द रेटिकुलेट, या रेटिकुलेट को क्या लिख देंगे यहाँ पे, नेटवर्क। रेटिकुलेट स्ट्रक्चर scattered in cytoplasm, ये क्या है, एक रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है और स्कैटर्ड है। इसी को क्या बोल देते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, ठीक है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसको ये मतलब कि क्या बोल रहा है इसके बारे में, हाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में। और क्या है कि ये जो है अपने इंटरसेलुलर स्पेस को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। इंटरसेलुलर स्पेस को मतलब इंट्रासेलुलर स्पेस को, जो सेल के अंदर का जो स्पेस है उसको इंट्रासेलुलर स्पेस बोलेंगे, और इंट्रासेलुलर स्पेस को ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। तो और जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे ही करेंगे। उसी तरह से ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करेगा। सर कुछ भेजा में नहीं गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्या इंट्रासेलुलर बोल रहे हैं, क्या कंपार्टमेंट बोल रहा है। सुनो, क्या ये सेल है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल वगैरह नहीं बना रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम। ये इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से ये जुड़ा हुआ होता है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। अभी इस पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी चर्चा इस पे कर रहे हैं। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर वाला हिस्सा है, ये सेल के अंदर वाला जगह है। सेल के बाहर वाले जगह को क्या बोलते हैं, ये सेल के बाहर वाला जगह है। सेल के बाहर वाला जगह को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, या इसके बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा इसको इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलेंगे या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। ये पहले ही बता चुके हैं, 2 वर्ड है, इंटर और इंट्रा। इसके अंदर का जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। इसको अंदर वाला जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस। 2 वर्ड यहाँ पे आया है, दोनों वर्ड का मतलब समझना, इंटर INTER इंटर और इंट्रा INTRA इंट्रा। इंटर का मतलब होता है चीज के बाहर, जो भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके बाहर इंटर, उसी के अंदर तो क्या हो जाएगा, इंट्रा, ठीक है। जैसे एक सेल का बात कर रहे हैं, या मान लो इस बोतल का बात कर रहे हैं, तो बोतल के बाहर वाला जो एरिया है, बोतल के बाहर का जो स्पेस है, ये क्या हो जाएगा इसके लिए, इस बोतल के लिए क्या हो जाएगा, इंटर एरिया, इंटर स्पेस, ठीक है। ये इंटर बोतल स्पेस बोल दें, बोतल का बात कर रहे हैं तो इस बोतल के अंदर का जो स्पेस है, उसको क्या बोल देंगे, इंट्रा बोतल स्पेस। समझ में आ गया। तो उसी तरह से सेल के अंदर का जो स्पेस है उसी को बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। तो वही कह रहा है कि ये जो होता है ये इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है।
कौन सा कंपार्टमेंट? दो कंपार्टमेंट, ये किसका अंदर का कंपार्टमेंट और ये इसके बाहर का कंपार्टमेंट। तो इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया ना, एक आउटर और एक इनर, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। तो इसके लिए लिख ले, इट डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट्स। ये दो कंपार्टमेंट है कौन कौन? टू कंपार्टमेंट्स। एक ल्यूमेन बोलते हैं, अंदर का जो स्पेस है, अंदर का, इसके अंदर का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन। और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या एक्स्ट्रा लुमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, एक ल्यूमेन और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमेन कौन हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अंदर वाला पार्ट, इनर स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नीचे तक दिख रहा, इनर स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कौन हो जाएगा? आउटर स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जितना भी स्पेस है वो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर के स्पेस को क्या बोल रहे हैं? ल्यूमेन बोल रहे हैं। वैसे भी जितना लगभग जो खाली जगह होते हैं उसके लिए ल्यूमेन वर्ड यूज करते हैं। ल्यूमेन वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? जो खाली जगह होता है, उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, ल्यूमेन। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये खाली जगह है, इसके अंदर ये खाली जगह है, इसको क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? इसके लिए ल्यूमेन यूज कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कौन हो जाएगा? आउटर स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ये कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो तरह का होता है। यहाँ पे देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहे हैं, पूरा फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ लिखें, इसको शॉर्ट फॉर्म में SER भी लिखते हैं, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ठीक है, उधर दिख रहा है ना साइड में? हाँ, उधर तक दिख रहा है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये किसके बेसिस पे, स्मूथ और रफ किसके बेसिस पे किया गया? स्मूथ और रफ जो है वो किसके बेसिस पे बनाया गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर राइबोसोम नहीं आते हैं, उसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड नहीं होते हैं। बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होता है। अगर यही स्ट्रक्चर, यही सिर्फ मतलब बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बना है। ये कभी कभी क्या किससे जुड़ा होता है? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। न्यूक्लियस का भी दो मेम्ब्रेन होता है, उसके न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ये जुड़ा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे जो है देखो, अब इसके लिए एक फिगर बनाया, इसके लिए फिगर, ये न्यूक्लियस रहा, इस न्यूक्लियस से ये जुड़ा हुआ है। बट इसके ऊपर क्या होता है ना, इसके ऊपर राइबोसोम इस तरह से अटैच हो जाते हैं। इसके ऊपर क्या हो जाते हैं? राइबोसोम इस तरह से अटैच्ड हो जाते हैं। तो ये हो जाता है रफ। क्या हो जाता है? इसका सरफेस नाम बस उसी के हिसाब से दिया गया है कि राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम क्या दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। मान लो कि अभी हथेली पे कुछ नहीं है तो हथेली चिकना हो जाएगा। हथेली कैसा होगा? चिकना होगा। बट अगर हथेली पे हम लोग बालू का कुछ कण डाल लें, बालू का कुछ कण डाल लें तो हथेली कैसा हो जाएगा? रूखा लगने लगेगा। मिट्टी का कुछ कण डाल लें तो हथेली रूखा लगने लगेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब इसके ऊपर क्या आ जाता है? इसके ऊपर राइबोसोम्स आ जाता है तो इसको बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब उसके ऊपर राइबोसोम नहीं रहता है तो उसको बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एनसीईआरटी सिंपल लिखा है, इट बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। अपने सरफेस पे क्या बियर करता है? देयर सरफेस, राइबोसोम। ठीक है, यहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं होता है, नो राइबोसोम, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, दोनों का काम क्या है सर? दोनों का काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दोनों तरह का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक, दोनों का काम क्या है? ये होता है कैसा है? ये समझ में आया ना? जाल जैसा स्ट्रक्चर। रेटिकुलेट का मतलब ये होता है
नेटवर्क, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं वैसे जगह पे जहां पे लिपिड का सिंथेसिस ज्यादा होना है, या फिर यूं सिंपल बोल लो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या करेगा, लिपिड का सिंथेसिस करेगा। ये क्या करेगा, लिपिड का सिंथेसिस। तो इसके लिए क्या लिखा है, इट इज मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। इसको याद कैसे करना है उसके लिए बताते हैं, जुगाड़, देसी जुगाड़, लिपिड सिंथेसिस। इट इज मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। और ये क्या होता है, इट इज मेजर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। अब दोनों में ना कन्फ्यूजन हो जाता है, मतलब बहुत बार हमारे साथ तो ऐसा होता था जब हम पढ़ते थे 11th में, तो हमारे साथ ऐसा होता था कि दोनों में कन्फ्यूज कर जाते थे कि प्रोटीन कौन बनाएगा और लिपिड कौन बनाएगा। तो उसके बाद फिर दिमाग में एक जुगाड़ आया, वो जुगाड़ तुम लोग को भी शेयर कर देंगे, कर रहे हैं कि वो जुगाड़ क्या था। लिपिड कैसा होता है, लिपिड का मतलब क्या बताएं, घी जैसा देख लो, फैट देख लो, फैट तेल उल देख लो, तो वो कैसा होता है, एकदम चिकना होता है, वो चिकना होता है। और यहाँ पे स्मूथ का मतलब क्या है, स्मूथ का मतलब भी चिकना होता है। तो जो लिपिड बनाएगा वो स्मूथ होगा, या फिर जो स्मूथ होगा वो क्या बनाएगा, चिकना चिकना चीज बनाएगा, क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। अब प्रोटीन के बारे में भैया हमको कुछ नहीं पता है, अब एक जब पता चले गया है तो दूसरा पता नहीं रहेगा। और वैसे भी इसके लिए भी एक है जुगाड़, इसके लिए भी एक जुगाड़ है, लेकिन जब 12th पढ़ोगे ना तब इसके वाला जुगाड़ काम आएगा। वैसे सुन लो जुगाड़ क्या है, कि राइबोसोम होता है, राइबोसोम वो क्या करता है, प्रोटीन बनाने के काम में आता है। राइबोसोम किस में आता, क्या करता है, प्रोटीन बनाने के काम में आता है। जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना उसमें राइबोसोम का एक बड़ा रोल होता है। तो जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है वो प्रोटीन ही बनाएगा, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है वो प्रोटीन बनाएगा। सिंपल से कहानी खत्म। समझ में आया, समझ में आया। और लिखा है कि जो ये क्या करता है, इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइड इन एसीआर। जिसके लिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है एसीआर के लिए, इन एनिमल सेल्स स्टेरॉयडल एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइड इन एसीआर। ये क्या होता है ना, देखो हम बताए भी थे कि लिपिड जो स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं वो किसके जैसे होते हैं, लिपिड के जैसे होते हैं। तो लिपिड से या लिपिड के जैसे जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं वो कहाँ बनते हैं, एसीआर में बनते हैं। क्यों, क्योंकि लिपिड एसीआर में ही बनता है। और ये स्टेरॉयडल हार्मोन क्या होता है इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन में। हमारा सबसे लास्ट चैप्टर इस क्लास का 11th क्लास का सबसे जो लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्टेरॉयडल हार्मोन्स के बारे में। तो आज की कथा इतने ही करते हैं, आज की कथा इतने भयो, आज यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब क्या बच गया, अब क्या बच गया, 3 बच गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट किए थे, इसमें 3 बच गया, कौन कौन, इसमें बच गया गोल्गी एपैरेटस, वैक्यूल और लाइसोसोम। ठीक है, आज हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो गया। याद कर लेना है, याद हो जाएगा जब 1-2 बार पढ़ोगे ना, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद आसानी से हो जाएगा। वैसे तो अभी सुनते सुनते ही याद हो जाना चाहिए, बट पता नहीं कौन सा दिमाग लगा रहा है तो लोग कि देख रहा है, खाना खा रहा है, इधर उधर मूवी देख रहा है, कभी मूवी चला रहा है, कभी ये लेक्चर चला रहा है, तो ऐसे में याद नहीं होगा। कंटिन्यू लेक्चर फोकस करके देखो, याद हो जाएगा सुनते सुनते ही। ठीक है, बाकी 1-2 बार पढ़ लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट हमारा रहता है हमेशा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइए अगर कोई परेशानी हो, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, बताइए नहीं पूछ लीजिए कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, और हम अगर कोई गलती किए हैं तो कमेंट करके बताइए भी कि सर आपसे ये गलती हुआ, यहाँ पे गलती हुआ। ठीक है, और बाकी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए ताकि आपका, आपके दोस्त का, हमारा तीनों का फ़ायदा हो सके। सर हमारा क्या फ़ायदा होगा जब तुम अपने दोस्त को भेजोगे तो उसको कोई डाउट होगा, तुमसे पूछेगा, तुम अगर उसको सॉल्व कर दो तो अपने अंदर में कॉन्फिडेंस जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही।